तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिसेंटली रिलीज करी गई एक सच्ची घटना पर आधारित इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है द डिसीज्ड यानी कि अलमारहुम। ये मूवी बहुत ही बढ़िया है और इसके अंदर एक ऐसा रिचुअल है जो कि आपके होश उड़ा देगा, जो कि आज भी हवानीज कल्चर के अंदर माना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रिचुअल से, जहां पर हम एक लड़के और लड़की को देखते हैं जिन्हें जमीन में दफनाया जा रहा था, लेकिन उनका सर बाहर होता है और बाकी पूरा शरीर जमीन के अंदर था। इस रिचुअल के दौरान हम एक लेडी को भी देख पाते हैं जो कि इस रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम 6 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहां पर एक गाँव के अंदर हमको मिस्टर मुलवांतो यानी कि मिस्टर म्यूल नाम के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति को दिखाया जाता है। मिस्टर म्यूल के पास खेती करने के लिए जमीन बहुत ज्यादा थी और उस जमीन पर दूसरी जमीन के मुकाबले काफी अच्छी फसल उगा करती, यानी कि काफी ज्यादा बढ़िया जमीन थी। मिस्टर म्यूल से अक्सर लोग इसका राज पूछते थे, लेकिन वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताते। मिस्टर म्यूल का एक भाई भी होता है जिसका नाम सुनोयो था और वो उसके खेत में ही काम करा करता। फिर इसके बाद हम म्यूल को घर आते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वो अपने छोटे बेटे यांदा से बात करता है। अब वो यांदा से ये कहता है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे और इस बात की चिंता करे कि उसे कौन से कॉलेज में जाना है, लेकिन यांदा जो होता है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। बल्कि यांदा जो होता है वो तो यहीं पर रहकर फार्मिंग करना चाहता था, उसकी देखरेख करना चाहता था, लेकिन उसके पिता चाहते थे कि वो एक कमांडर बने। खैर अब तभी वहीं पर हम म्यूल की भतीजी को भी देख पाते हैं जिसका नाम अजंग है और वो असल में सुयोनो की बेटी है, यानी कि उसके भाई की। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अजंग उनके यहाँ का सारा काम करती थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूल के टोटल 3 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटा बेटा यांदा है, उसकी बहन का नाम है नूरी और एक सबसे बड़ा भाई है जिसका नाम है सेसा। खैर अब सेसा पढ़ लिख कर काफी सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि डॉक्टर बन गया है और नूरी का कल ग्रेजुएशन था, जिसके बाद वो इंजीनियर बन जाएगी। फिर इसके बाद म्यूल अपनी बीवी ईबू के पास जाता है, जहां पर वो उससे अपने बेटे यांदा की बात करता है। यांदा के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वो उसका प्लांटेशन संभालना चाहता था, यानी कि फार्मिंग वगैरह करना चाहता था। अब ये सुनकर ईबू ये कहती है कि उसे बिल्कुल भी फोर्स ना करा जाए, यांदा को जो ठीक लगे वो उसे करने दिया जाए। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी म्यूल कॉफी पीता है, जिसे पीते ही उसकी बॉडी में कुछ होने लगता है, उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। तब ईबू उसको संभालती है। खैर अब सीन अगले दिन पर आता है और आज था क्लियोन ट्यूसडे और इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये होता क्या है। खैर यहाँ म्यूल नहाने जाता है और शावर और गीजर को ऑन करता है, लेकिन तभी उसकी हालत खराब होने लगी थी। इसी बीच गीजर में अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है, जो कि पानी शावर से आ रहा था उसमें करंट भी फैल जाता है और इस बात से अनजान म्यूल उस पानी पर पैर रख देता है, जिससे कि उसकी मौके पर मौत हो जाती है, जिससे कि पूरा हंसता खेलता परिवार सदमे में आ गया था, तबाह हो गया था। खैर इसके बाद हम नूरी को देखते हैं, जो कि अपने पिता की मौत के बारे में सुनकर घर आ गई थी। अब यहाँ जो म्यूल था उसकी मौत क्लियोन ट्यूसडे को हुई थी और ये दिन काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई इस दिन खत्म हुआ करता तो मान्यता ये कहती है कि खत्म होने वाले की स्पिरिट अपने करीबी लोग या फिर परिवार वालों को उनके साथ ले जाती है। खैर तभी हम नूरी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है और तभी यहाँ पर सेसा भी आ जाता है और सीसा का भी सेम हाल था और ईबू का तो पूछो ही मत, उसकी हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी थी। खैर इसके बाद म्यूल का एक दोस्त वहाँ पर आता है जो कि गाँव का हेड होता है, जो कि सेसा को बुलाकर बताता है कि उनको एक रिचुअल करना होगा, क्योंकि म्यूल की मौत जो हुई है वो क्लियोन ट्यूसडे को हुई है, जो कि अशुभ होता है और इस रिचुअल में उनको प्लेट्स को लेकर पूरे रास्ते भर तोड़ना पड़ेगा और यही रिचुअल है। और ये रिचुअल करना था म्यूल के घर वालों को, मतलब कि यांदा, नूरी, सेसा और ईबू को, और अगर उन्होंने ये रिचुअल नहीं किया तो मरा हुआ मेंबर इन 5 दिनों में सभी बाकी बचे हुए मेंबर्स को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन ये सब सीसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था और तो और उसके पिता अभी खत्म हुए थे, इसलिए उसको ये सब बकवास बात लग रही होती है और वो अंदर फ्यूनरल में प्रेयर करने चला जाता है। ऑब्वियस सी बात है, पढ़े लिखे बच्चे थे, उनको इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अब इसके बाद में म्यूल को दफनाने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर इन चारों परिवार वालों को ये रिचुअल परफॉर्म करना था, लेकिन ईबू की हालत ठीक नहीं होती और इसलिए उसे सीसा संभालता है और इस वजह से रिचुअल सिर्फ नूरी और यांदा ही कर रहे थे। वो प्लेट्स को रास्ते में तोड़ते हैं और कुछ फूल और सिक्कों को भी रास्ते में फेंका जाता है,
जिसके बाद म्यूल को दफनाया जा रहा था, जहाँ पर ईबू की हालत खराब हो जाती है और वो अपने पति से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और उसके लिए वो बहुत ही गहरा सदमा था। खैर आज था पहला दिन जहाँ पर उनके घर पर प्रेयर्स और होली कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी। खैर इसी बीच ईबू को उसके पति की आवाज आती है और उसका पति उसे बुला रहा था। बेसिकली उसकी स्पिरिट होगी या फिर कुछ भी हो सकता है। अब ईबू उठकर उस आवाज का पीछा करती है और रोते हुए कहती है कि वो उसे भी साथ ले जाए और वो उसके बिना नहीं रह सकती, और उसकी आवाज सुनकर नूरी उसको संभालने जाती है। खैर वो उसके रूम में उसे ले जाती है जहाँ पर उसकी माँ सो गई थी। खैर अब ईबू के सोने के बाद में एक फोटो गिर जाती है जो कि उसके रूम में रखी हुई थी और उसको चेक करने के लिए नूरी उसे उठाती है। अब नूरी फोटो को सही से रखकर अपने रूम में जा ही रही थी कि तभी उसे अचानक से बाथरूम से कुछ आवाज आती है। अब नूरी डरते हुए चेक करने आगे बढ़ती है, लेकिन वहाँ पर यांदा था। खैर अब नूरी यांदा से बात करती है कि वो अपनी माँ के बारे में काफी चिंतित है कि उन सभी को ये रिचुअल करना चाहिए था, और वो बात करते हुए आगे जाते हैं जहाँ पर अजंग उन्हें मिलती है। यहाँ पर अजंग भी यही बात कहती है कि तभी वहाँ पर सेसा आता है और सेसा उनकी बात सुनकर इसको बकवास बोलने लगता है। वो कहता है कि ऐसा कोई भी बुरा दिन या फिर क्लियोन ट्यूसडे वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन उन दोनों को इस पर काफी विश्वास था, जिसके बाद सेसा वहाँ से चला जाता है। अब हम यहाँ नूरी के पीछे कफन में लिपटे भूत को भी देख पाते हैं जो कि मेरे हिसाब से पुचोंग था। फिर इसके बाद आता है दूसरा दिन जहाँ पर नूरी देखती है कि उसकी माँ अपने रूम में नहीं थी, जिसके बाद नूरी उनको हर जगह ढूंढती है। नूरी के साथ में अजंग भी अपनी आंटी को ढूंढ रही थी कि तभी वो लोग देखते हैं कि ईबू सड़क पर सोई हुई है, जिसको देखकर वो जल्दी से बाकियों को आवाज लगाते हैं और बाकी लोग मिलकर ईबू को सही समय पर सड़क से हटा देते हैं। खैर अब वहीं से म्यूल का दोस्त भी गुजर रहा था जो कि यांदा को कहता है कि ये सब उसके पिता की मौत से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद नूरी और अजंग ईबू को उसके रूम में लेकर आते हैं, जहां पर ईबू उनको कहती है कि वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है और वो साथ में नूरी को भी ले जाएगी। ये बात नूरी अपने भाइयों को बताती है, जिस पर सीसा ये कहता है कि उसकी माँ शायद से डिप्रेशन में है और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये कैसा डिप्रेशन था कि वो अपनी बेटी को साथ में ले जाने वाली थी, और ये सब होना काफी वियर्ड था। कफन में लिपटे हुए भूतों का दिखना, ये सारी चीजें होना, कोई भी डिप्रेशन नहीं हो सकता। खैर यहाँ सीसा उनकी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था और उसे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, यानी कि वो सुपर नेचुरल को, इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानता था। एनीवेज अगला दिन आ जाता है और नूरी और उसकी माँ साथ में थे कि ईबू उसको बताती है कि उसके पिता उसके ग्रेजुएशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। उन्होंने काफी सारी प्लानिंग भी कर रखी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खैर तभी वहाँ पर सेसा आ जाता है जो कि अपनी माँ को ये बताता है कि आज रात वो निकल जाएगा अपने काम पर, जो कि दूसरे शहर में रहा करता था। अब हमको ये बात पता चलती है कि इनके घर पर कोई काम चल रहा है। खैर उसी रात को हम देखते हैं ईबू को जो कि अपने रूम में प्रेयर्स कर रही होती है, लेकिन हम मिरर के रिफ्लेक्शन में उसी कफन में लिपटे हुए भूत को देखते हैं। खैर इसी बीच वहाँ पर सीलिंग का फैन अजीब तरह से हिलने लगता है, क्योंकि ऊपर की तरफ काम चल रहा था, जिससे कि सीलिंग फैन नीचे गिरने वाला होता है। अब ईबू फैन को बंद करने लगती है, लेकिन वो बंद ही नहीं होता, जिसके बाद वो फैन सीधा ईबू के मुंह पर गिर जाता है और उसके ब्लेड से उसका फेस पूरी तरह से कट फट गया था और उसकी वहीं मौके पर मौत हो जाती है। यानी कि जैसा उसने कहा था कि वो खत्म होने वाली है, सेम वैसा ही हुआ। एनीवेज जो कुछ भी हुआ था बहुत ही दुखद था। एक साथ इन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया था, यानी कि एक ही परिवार में दूसरी मौत देखकर नूरी काफी रोने लगती है। खैर तभी हम यांदा को देखते हैं, जिसे उसके पिता का दोस्त यानी कि म्यूल का वही दोस्त एक एड्रेस देता है, जो कि असल में एक तांत्रिक या फिर शेमन का था और अब वही उनको बचा सकती थी। अब तभी हम नूरी और सेसा को देख पाते हैं जो कि आपस में इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि ये सारी चीजें वो रिचुअल कंप्लीट ना करने की वजह से हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सेसा ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। खैर यहाँ पर उन दोनों में काफी बहसबाजी हो रही थी और रात में नूरी अपनी माँ की डेड बॉडी के पास सोई हुई थी कि तभी उसकी माँ की लाश जो होती है वो अचानक उठ जाती है। नूरी को इस चीज का आभास हो जाता है और वो डरते हुए पीछे मुड़ती है, लेकिन वो लाश तब तक नॉर्मल हो गई थी। मीनवाइल हम सेसा को देखते हैं जो कि एक ब्रिज पर सिगरेट पी रहा था कि तभी उसे उसकी माँ की आवाज आती है, जो कि उसको आवाज लगा रही होती है। मुड़ने पर उसे उसकी माँ का भूत दिखता है, जिसको देखकर वो डर गया था, लेकिन दूसरी साइड उसे उसके पिता का भूत भी दिखता है। यानी कि अब तक जिन चीजों पर वो विश्वास नहीं कर रहा था वो होने लगी थी, और सेसा इन बातों पर इसलिए नहीं मानता था क्योंकि वो डॉक्टर था। अब ये सारा नजारा देखकर सेसा जल्दी से अपनी बाइक पर बैठकर घर आ जाता है। बेसिकली डर कर भाग गया था वो। खैर घर आकर वो अपनी स्लीपिंग पिल्स लेता है और सो जाता है। अब सीन चौथे दिन पर आता है, जहाँ पर अपनी माँ को दफन करने के बाद यांदा नूरी को वो एड्रेस बताता है जो कि उसे विलेज हेड ने दिया था। यानी कि विलेज हेड ही यहाँ पर मिस्टर म्यूल के, मिस्टर मुलवांतो के फ्रेंड थे। खैर वो उनको ये बताता है कि उन्हें यहाँ पर जाना होगा, लेकिन इस बारे में वो सीसा से कुछ नहीं कहेंगे। अगर उन्होंने उसको कुछ भी बताया तो सीसा उन्हें वहाँ पर जाने नहीं देगा। अब दूसरी तरफ सेसा जो होता है वो सोया हुआ था कि तभी उसकी आंख खुल जाती है और उसे अपनी माँ की आवाज फिर से आ रही थी। ये सब सुनकर वो डरने लगता है,
जिसके बाद उसे अचानक ठंड लगने लगी थी, जो कि काफी अजीब था। अब वो अजंग को बुलाता है और ये पूछता है कि क्या उसको भी ठंड लग रही है, लेकिन अजंग बिल्कुल नॉर्मल थी। अब यहाँ अजंग उसको बताती है कि यांदा और नूरी यहाँ पर नहीं है। अब दूसरी ओर हम नूरी और यांदा को देख पाते हैं, जो कि वो शेमन के घर पर पहुंच जाते हैं, जिसका नाम सुकमा था, यानी कि मबा सुकमा, और वो सुकमा के घर के अंदर चले जाते हैं। अब तभी घर पर सेसा अजंग को बुलाता है और नूरी और यांदा के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ पर गए हैं और अभी तक नहीं लौटे। तब अजंग उसको बताती है कि शायद ये लोग विलेज हेड के कहने पर कहीं पर गए हैं, क्योंकि आखिरी बार उसने यांदा को उससे बात करते हुए देखा था। खैर अब ये बात बताकर अजंग अपने काम करने चली जाती है। अब सेसा भी अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढने लगता है कि तभी उसे वहां पर उसकी माँ की आंख मिलती है, और ये जो सीन होता है वो काफी ज्यादा क्रीपी था। खैर अपनी माँ की आंख को देखकर वो काफी डर जाता है, लेकिन जब वो दोबारा देखता है तो वो आंख वहां से गायब हो गई थी। अब वहां पर उसको एक पुड़िया मिलती है, जो कि काले जादू से रिलेटेड लग रही थी। ये देखकर वो उसका फोटो खींचता है और नूरी को पहुंचा देता है। तभी विंडो का दरवाजा तेजी से खुलता है, जिससे सीसा डर गया था। अब सेसा खिड़की के पास जाता है कि तभी उसे उसके पिता की लाश दिखाई देती है, जिसको देखकर वो अपना मुंह मोड़ लेता है, जहाँ पर उसे उसके पिता बाहर दिखते हैं और वो उसके पिता के पीछे बाहर चला जाता है। बेसिकली वो काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था कि उसके पिता जो खत्म हो गए थे वो यहाँ पर आ कैसे गए। अब हम नूरी और यांदा को देखते हैं, जो कि मब्बा सुकमा से बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी नूरी के पास अजंग का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि सेसा कहीं चला गया है। जिसके बाद नूरी और यांदा जल्दी से वहां से घर के लिए निकल जाते हैं। तभी सारे गाँव वाले भी सेसा को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उनको कहीं नहीं मिलता। अब हम सेसा को देख पाते हैं, जो कि अपने पिता को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको उनकी झलक दिखाई दी थी। लेकिन तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा आती है, जिसको देखकर वो डर के मारे भागने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंस गया था, यानी कि भालू वाले ट्रैप में, और इससे वो काफी घायल हो जाता है। तभी नूरी और यांदा वहां पर आ चुके थे और वो अपने भाई को ढूंढने लगते हैं। अब सेसा अपने पैर को आजाद करता है, लेकिन वो काफी घायल हो गया था। वो रोड पर आता है, जहाँ पर वो एक पिकअप कार को रुकवाता है और उसे वो क्लिनिक छोड़ने के लिए कहने लगता है, जिसके चलते वो पिकअप कार वाला उसको क्लिनिक तक ले जाता है। अब ये पिकअप कार उसे क्लिनिक के बाहर उतार देती है, जिसके बाद सेसा क्लिनिक के अंदर जाता है, लेकिन वहां पर कोई था नहीं, और इसलिए वो खुद ही स्ट्रेचर पर लेट जाता है। जिसके बाद कोई उसे ले जाने लगता है, और ये कोई और नहीं बल्कि उसके माँ बाप की स्पिरिट थी। अब यहाँ पर वो ये देखकर बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को मुर्दा घर पर पाता है। ये देखकर वो काफी डर गया था कि वो क्लिनिक से यहाँ पर कैसे आ गया। अब तभी होता यह है कि मुर्दा घर के सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सेसा काफी डर गया था और वहां से वो हड़बड़ी में भागता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया था और तभी एक नुकीला ऑब्जेक्ट उसके सर में घुस जाता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था। अब सभी लोग सेसा को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उनको पता चलता है कि एक पिकअप कार वाले ने उसे क्लिनिक पर छोड़ दिया था। ये सुनकर सभी लोग क्लिनिक जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें उसकी लाश मिलती है। ये देखकर नूरी और यांदा बहुत ज्यादा सदमे में चले गए थे, क्योंकि उनके तीनों परिवार वाले खत्म हो गए, और ये काफी शॉकिंग था। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो माता पिता का साया इनके सर से छिन गया, और माता पिता के जाने के बाद में बड़ा भाई ही पिता समान होता है, जिसके बाद में यहाँ पर उनका बड़ा भाई भी अब नहीं रहा था। खैर अब 5वां दिन आ जाता है, जहाँ पर दोनों भाई बहन टूट गए थे और वो ये कहते हैं कि काश उसकी माँ और भाई भी वो रिचुअल कर लेते। दोनों लोग यही सोच रहे होते हैं कि शायद वो उसी रिचुअल से बचे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहां पर हम नूरी को देखते हैं और अब उसको भी ठंड लगने लगती है, यानी कि जो कुछ भी रिचुअल वाली चीज थी वो गलत थी, और इसका मतलब ये है कि अब उसकी बारी है। नूरी को याद आता है कि उसकी माँ को भी इसी तरह से ठंड लग रही थी, और हमने नोटिस किया था कि सेसा के साथ भी सेम हुआ था। खैर इसके बाद में नूरी अपने भाई सेसा का भेजा हुआ वो फोटो देखती है, जिसमें वो पुड़िया थी। खैर अब वो अपने रूम में चेक करती है, जहाँ पर उसको एक और पुड़िया मिलती है, और वो पुड़िया वो अपने भाई को दिखाती है। ये देखकर उसका भाई भी हैरान था, जिसके बाद वो दोनों ही मबा सुकमा के पास जाते हैं। अब ये देखकर सुकमा ये कहती है कि उनके परिवार को किसी ने कर्स कर दिया है, यानी कि मौत को उनके पीछे छोड़ दिया है, मतलब उन लोगों की जिंदगी मौत ने ली थी। खैर यहाँ पर अब फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन बन चुका था, और जो स्पिरिट्स वो देख रहे थे ना, वो असल में मौत थी, ना कि इनके माँ बाप की स्पिरिट। वो खाली उनका रूप लेकर इनको डरा रही थी, और देखा जाए तो किसी को भी स्पिरिट ने अपने हाथों से अभी तक नहीं खत्म किया था। ये मारे गए थे हादसों से, यानी कि एक्सीडेंट से। तो यहाँ पर ये सारा काम मौत कर रही थी, और अब सवाल ये था कि आखिर ये काला जादू करके मौत को इनके पीछे किसने भेज दिया था। और सबसे बड़ी गुत्थी इस मूवी के अंदर यही होती है। खैर यहाँ सुकमा ये कहती है कि उन्हें तापा पैदाम करना होगा, जो कि एक रिचुअल है। यहाँ सुकमा उस रिचुअल को परफॉर्म करने लगती है, और वो उन लोगों को आधा जमीन में गाड़ देती है, यानी कि नूरी को और यांदा को, और सिर्फ उनके सर बाहर थे। जिसके बाद वो अपना रिचुअल वाला काम शुरू कर देती है। अब इस रिचुअल से जिसने मौत को उन पर छोड़ा होगा, मौत उन्हीं के पास वापस चली जाएगी, और होता भी ठीक ऐसा ही है। और दोस्तों, अब
यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। अब मौत सबसे पहले सुयोनो के पास जाती है, जी हाँ, यानी कि मिस्टर मुलवांतो का भाई, उसी ने ये सब कुछ करवाया था। जहाँ पर जो मौत होती है वो एक भयानक रूप लेकर उसके ऊपर एसिड गिरवा देती है, जिससे कि सुयोनो का फेस जल जाता है और वो वहीं ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। अब इसी बीच हमको एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमको पता चलता है कि सुयोनो का असल में एक्सीडेंट हुआ था और उस हादसे में सुयोनो की बीवी खत्म हो गई थी। जिसके बाद में मुलवांतो ने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, जहाँ पर मुलवांतो ने ये कहा था कि वो उसकी हेल्प करेगा और वो अजंग को अच्छे से अच्छे कॉलेज भेजेगा, साथ ही साथ वो उसकी फार्मिंग का, प्लांटेशन का भी ध्यान रखेगा। और ऐसा करते करते मुलवांतो ने धीरे धीरे सुयोनो के फार्मिंग और प्लांटेशन को भी अपने नाम करवा लिया और सुयोनो को पागल साबित कर दिया। साथ ही साथ उसने अजंग को कॉलेज भेजने के बजाय अपने यहाँ पर घोड़े की रखवाली करने के काम पर लगा दिया था। अब जब सुयोनो को ये बात पता चली तब सुयोनो ने काला जादू करने का फैसला कर लिया और इस काले जादू से उसने मौत को इनके पूरे परिवार के ऊपर छोड़ दिया था, जहाँ पर सबके नाम की एक पुड़िया बनाई गई जो कि उसकी बेटी अजंग ने ही इन सबके बिस्तर के नीचे रख दी थी। जी हाँ, यहाँ पर अजंग भी इसमें शामिल थी। सबसे बड़ी बात कि ये पुड़िया जो थी उसके अंदर मुर्दा घर की मिट्टी थी और ऐसा रिचुअल मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, ये बहुत ही खतरनाक रिचुअल होता है और इससे बचना लगभग नामुमकिन सा है, यानी कि जब तक कोई एक्सपर्ट शेमन नहीं होगा तब तक इससे बचा नहीं जा सकता। इनकेस आप इस रिचुअल के बारे में डिटेल में मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, डू चेक इट आउट। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहां पर मौत अब अजंग के पीछे थी और अजंग घर में आकर हॉर्स को शेड में ले जाने लगती है, लेकिन घोड़ा उल्टा उसे खींचता हुआ जंगल में लेकर चला जाता है और उसको एक पेड़ पर धकेल देता है, जिससे पेड़ की नुकीली डाल जो होती है वो उसके अंदर घुस जाती है और अजंग वहीं पर मारी जाती है और यहाँ पर ये रिचुअल भी सक्सेसफुल हो गया था। खैर इसके बाद में सीन बदलता है जहाँ पर हम नूरी और यांदा को अपने परिवार वालों के ग्रेव पर विजिट करते देखते हैं। यांदा पूछता है कि अब तो वो चली जाएगी अपनी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन नूरी कहती है कि फिलहाल वो कहीं नहीं जाएगी और वो यहीं पर रहेगी और गांव वालों की हेल्प भी करेगी। लेकिन ये बात करते करते यांदा के मन में एक ख्याल आता है कि आखिरकार वो बचे कैसे, क्या वो उस प्लेट तोड़ने वाले रिचुअल से बचे थे या फिर शेमन के करे हुए तापा पैंदम रिचुअल से। एनीवेज इसके बाद में हम एक मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं जहां पर हम विलेज हेड को देख पाते हैं, यानी कि बूदी को। और ये विलेज हेड वही है जो कि एक टाइम पर मुलवांतो का फ्रेंड हुआ करता था, जो कि शॉकिंगली मबा सुकमा से मिलने आता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सुकमा जो होती है वो हंसते हुए नमस्कार करते हुए उसको यहाँ पर ग्रीट करती है। साथ ही साथ बूदी जो होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा था, विच इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें उसने ही इनडायरेक्टली करवाई थी, यानी कि विलेज हेड हो ना हो एक बुरा इंसान था। और हम जानते हैं कि म्यूल के पास में बहुत सारी जमीन थी जो कि काफी ज्यादा उपजाऊ थी और इसके बारे में उसने कभी भी विलेज हेड को दोस्त होने के नाते कुछ नहीं बताया था कि आखिरकार उसने ये सब किया कैसे। एंड हो ना हो पक्का म्यूल ने यहाँ पर कोई ना कोई रिचुअल करवाया होगा जिसके चलते ये सब हो रहा था। एंड व्हाट आई बिलीव इज कि विलेज हेड जानता था कि दोनों भाई में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और मुलवांतो ने यानी कि म्यूल ने सुयोनो के सारे खेत हथिया लिए थे, तो उसने इस बात का फायदा उठाया होगा और उसी ने इस रिचुअल के बारे में सुयोनो को बताया होगा, जिसके चलते उसने ये रिचुअल करवा दिया। उसने एक तीर से दो निशाने लगाए थे कि दोनों ही परिवार खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में जमीन उसके अंडर में आ जाएगी। और ये जो शेमन थी ना वो कहीं ना कहीं मुझे काफी ज्यादा इविल लग रही थी। ये कोई नॉर्मल शेमन तो बिल्कुल भी नहीं थी, हो सकता है कि किसी डीमन को विलेज हेड ने अपने बस में कर रखा होगा। और आप यहाँ पर देख ही चुके हो कि दोनों भाई खत्म हो चुके हैं, दोनों की बीवियां खत्म हो चुकी हैं और बच्चे भी नहीं बचे थे, खाली 2 बचे हुए हैं और वो खुद बहुत ज्यादा नादान है। और मुझे लगता है कि अब विलेज हेड इनकी जमीन को हथिया लेगा और यही उसका प्लान था जिसमें वो कामयाब हो गया। और बूम, इसी के साथ में द डिसीज्ड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डिसीज्ड फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब इस फिल्म के अंदर जो हमको रिचुअल दिखाया गया है यानी कि तापा पैन्नम, वो बिल्कुल रियल रिचुअल है। और तापा पैन्नम एक पुराना हावानीज रिचुअल है जिसके अंदर इंसान खुद को जमीन के अंदर कब्र जैसा गड्ढा खोद कर दबा देता है और कफन पहनता है और बस एक छोटा सा पाइप रखा जाता है ताकि वो सांस ले पाए। ये तपस्या इसलिए करी जाती है ताकि इंसान अपने मन और शरीर को कंट्रोल करे, परिवार के लिए प्रोटेक्शन, सेहत और बहुत कुछ अच्छा मांगे और एक सिंबॉलिक मौत रीबर्थ का स्पिरिचुअल अनुभव भी पा सके। और कुछ लोग इस चीज को सुपरनैचुरल शक्ति पाने का तरीका भी मानते हैं। और आपने एंड में नोटिस किया होगा कि एक तरह से यांदा और नूरी को दूसरा जन्म ही मिला था, क्योंकि अगर वो ये रिचुअल नहीं करते तो मौत उनको अपने साथ ले जाती। बेसिकली उनका रीबर्थ ही हुआ था। बाकी एंड में हेड विलेज की जो भी थ्योरी थी या फिर वो जो कुछ भी प्लॉट कर रहा था मैंने उसके बारे में आपको ऑलरेडी समझा दिया है। और बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं जो कि मुझे आपको समझाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अच्छे से
समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इन केस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में टॉप पर ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए